मॉर्निंग बच्चों आज हम पार्ट 2 भारतीय संविधान में अधिकार जो कि हमारा पिछले क्लास में अधूरा रहा था पढ़ेंगे ना। तो देखो बच्चों, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, हमने 4 अधिकार पढ़ लिए थे। आज हम 5वां अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब 29 और 30 अनुच्छेद क्या कहता है अधिकारों के बारे में। अधिकार नंबर 29 और 30 आखिर क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। बच्चों यहाँ पे अल्पसंख्यक शब्द आया है ना। अल्पसंख्यक तो अल्प यानी कम, संख्या यानी संख्या में कम। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राय अल्पसंख्यक वर्ग को लगा लेते हैं, हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ ये धर्म से नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब है कि किसी विशेष समुदायों को मानने वाले कम मात्रा में जो लोग होते हैं वो कौन से कहते हैं, अल्पसंख्यक। तो उन्हें क्या अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, उस वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उनके बारे में अध्ययन कर सकता है, विद्यालयों में जा सकता है, उसके बारे में किसी भी तरह का हमारे संविधान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसी तरह अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित व्यक्ति किसी प्रकार का विद्यालय खोलना चाहता है, किसी प्रकार की शिक्षण संस्था खोलना चाहता है, तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं, सरकार द्वारा उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको इस चीज़ की पूर्णतः आज़ादी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बेटा हमारा अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ये बात हम जानते हैं कि हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अतुलनीय हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत हो जब तक वो व्यवहार में नहीं लागू होता तो वो सिद्धांत का होना या ना होना कोई महत्व नहीं रखता। जो मौलिक अधिकार हमें मिल गए हैं, अगर उनके खिलाफ अगर कोई मतलब उनका हनन करता है या उनका किसी तरीके से रोक होती है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि आपको ये कार्य करने की छूट है ना, आपके प्रॉस्पेक्ट में लिख दिया, लेकिन आपको वो कार्य नहीं करने दिया जाए तो आप कहाँ जाओगे निर्णय के लिए, न्याय के लिए। तो इसी प्रकार संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार हमें क्या देता है, संविधान के द्वारा एक अधिकार देता है। इसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 बातों से हम इसे समझ पाते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है निषेधादेश, एक है अधिकार रक्षा और एक उत्प्रेषण। अब देखो बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से क्या लग रहा है, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय ये आदेश देता है कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, है ना, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि आगे की कार्यवाही हो सके। क्लियर हो गया बेटा ये। दूसरा है परमादेश, नाम से क्या लग रहा है, परम आदेश, है ना। तो कई बार कहते हैं सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, है ना, वो अपने दायित्वों का उल्लंघन कर जाते हैं, मतलब जो कार्य क्षेत्र उनको दिया जाता है वो उसका उल्लंघन कर जाते हैं और कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि सामने वाले या दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। तब न्यायालय क्या करता है, न्यायालय उस अधिकारी को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश देता है। वो क्या कहलाता है, परम आदेश कहलाता है, परमादेश कहलाता है। निषेध आदेश, निषेध यानी रोक लेना। निषेध आदेश कब होता है, जैसे मेरा कार्यक्षेत्र पढ़ाई कराना, आपको टीचिंग क्लास लेना, अब मैं मेरा काम ना करके मैं किसी और का कार्य कर रही हूँ, है ना, उसके कार्यक्षेत्र में अपना अधिकार जमाना चाह रही हूँ, तब क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर निचली अदालतों के द्वारा कोई अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करे, निचली अदालतें हैं उनको कोई अधिकार क्षेत्र दिया हुआ है और उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो न्यायालय क्या करता है, उनके कार्यों पर निषेध आदेश लागू करता है। निषेधाज्ञा यानी कि वो अब उस कार्य को नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम अपने ही कार्य क्षेत्र का ध्यान रखो, अपने ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत और अपने अधिकारों के अंतर्गत ही कार्यों को करो। कभी कभी कोई विषय ऐसा हो जाता है जो निचली अदालतों का नहीं होता है, तो उच्च अदालतें क्या करती हैं उसको, जैसे सेशन कोर्ट, निचली अदालत कौन सी होगी, हमारा ग्राम पंचायत सेशन कोर्ट हो गया, वो हमारी निचली अदालत है। अगर वो कोई ऐसा कार्य क्षेत्र करती है जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है तो जिला न्यायालय जो है या उससे ऊपर हाईकोर्ट जो है वो उन पर पाबंदी लगा सकता है, वो निषेधाज्ञा कहलाती है। अब आ गया अधिकार रक्षा। अब क्या होता है बेटा, इसमें पद पर नियुक्त व्यक्ति, आपको नियुक्त तो कर दिया गया, आप पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन किसी कारणवश आप उस पद के अयोग्य हो जाते हैं। अयोग्य मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं या आप उस पद के योग्य नहीं है, लेकिन आप उस पद पर योग्य कर दिए
कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, अदालतों के द्वारा अधिकार रक्षा, उससे वो अधिकार वापस लेकर उसको उस पद से मुक्त कर दिया जाता है ना। अब आ जाता है उत्प्रेषण ऋण। उत्प्रेषण है उत्प्रेषित कर देना, किसी पर उत्प्रेषित कर देते ना अपन कोई चीज़। अब देखो, निचली अदालतों या सरकारी अधिकारी जब बिना अधिकार के कोई कार्य कर लेता है, मतलब कोई ऐसा कार्य जो बिना अधिकार के कर लेता है, तो उसमें जो लंबित मामले होते हैं, विचाराधीन जो मामले होते हैं, उनको उच्च अदालतें उत्प्रेषित कर देती हैं, आगे कर देती हैं ना, उत्प्रेषित कर देती है और दूसरी जगह दे देती है। तो बेटा ये सब जो है, ये हमारे संविधान में जो अधिकार है, हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, उनकी आत्माएं हृदय है। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, धर्म, कोई भी अधिकार का आपका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि आपके अधिकार क्षेत्र का अगर हनन हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए आप कहीं जा सकें। और आप कहाँ जाएंगे? आप न्यायालय में जाएंगे। किस तरीके से तहत जाएंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जाएंगे, क्योंकि यह आपको संविधान ने मौलिक रूप से प्रदान किए हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, संविधान में अधिकारों के साथ साथ एक अलग से व्यवस्था है, वो है नीति निर्देशक तत्व। आपने भी सुना होगा, नीति निर्देशक तत्व, नीतियों के बारे में निर्देश देने वाले तत्व। अब देखो बेटा, अधिकार क्या थे? अधिकार हमें मौलिक अधिकार कहाँ से दिए मिले हैं? संविधान से मिले हैं। लेकिन सरकार, संविधान में क्या व्यवस्था करी गई कि जो हमारी सरकार है उसको कुछ ऐसे आदेश नहीं बोल सकते, सलाह बोल सकते हैं ना। नैतिक आदेश दिए गए कि उन्हें अपने देश का, अपने राज्य का, प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि देश का भला हो, जो सभी के हित के लिए हो, सभी के भले के लिए हो। अब उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? उसके लिए व्यवस्था की गई कि संविधान में नीति निर्दिष्ट तत्वों का उल्लेख किया गया। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 दिए गए हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य नैतिक व्यवस्थाओं को लागू करना है, जैसे सामुदायिक विकास करना, है ना, वृक्ष लगाना, पेयजल की व्यवस्थाओं को करवाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, वृद्धाश्रम, मतलब इस तरीके की जो भी व्यवस्थाएं होती है जिससे कि किसी भी समाज का भला हो सके। ये हमारे आयरलैंड के संविधान से ली गई व्यवस्था है ना। जैसे आपको पता है भारतीय संविधान में बहुत सी व्यवस्थाएं दूसरे संविधानों से ली गई है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे लागू नहीं किया जा सकता। लागू किसे किया जाता है? जो टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करे। लेकिन ये लागू नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि इसका मेन उद्देश्य मनों से करवाना, मन से करवाना। एक नैतिकता कहाँ होती है? हमारे हृदय में होती है। तो हमारा संविधान कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है जिसको पालन करने के लिए वो सरकार को बाध्य नहीं करता है, बल्कि सरकार को सलाह देता है। सरकार को कहता है कि आपको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि पूरे राज्य का क्या हो? भला हो। जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान लिखाया गया था, उस समय बहुत सी चुनौतियों से भारत लड़ रहा था। बहुत सी चुनौतियाँ थी। अंग्रेजी राज्य के कारण हम बर्बाद हो चुके थे आर्थिक रूप से, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों को संभालना था, रोजगार की व्यवस्था करना था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके 2 साल बाद तो हम आज़ाद हो गए थे। 1945 के बाद 47 में हम आज़ाद हो गए थे। तो उससे भी बहुत सी परेशानियां हमारे सामने आ गई थी। अपनी एक अलग इमेज बनानी थी, किसी गुट में हमें शामिल नहीं, तो बहुत सी चुनौतियों का हमें सामना करना था। तो हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई जिसका पालन हर सरकार को करना नैतिक कर्तव्य माना गया। इसके तहत क्या किया जाता था कि इनको एक नीतिगत निर्देश देना बहुत ज़रूरी होता है। इसको न्यायालय के द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता, बल्कि इसको सरकार स्वयं अपने विवेक से, अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करती थी। इसके अंतर्गत बेटा क्या व्यवस्थाएं की गई? इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई कि लोक कल्याण किया जाए, उसकी अभिवृद्धि की जाए, समाज में न्याय हो, निःशुल्क व्यवस्थाएं हो, सार्वजनिक धन हो, धन का समान वितरण हो, पोषाहार की व्यवस्था हो, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण हो। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं, मतलब इसको एक इस प्रकार का चेक कहा गया जो कि बैंक की इच्छा पर आधारित है। चेक क्या होता है? हमारी इच्छा से हम उस पर पेमेंट लिखते हैं या कुछ होता है, लेकिन ये एक ऐसा चेक है, ऐसा ब्लैंक चेक कहा गया जो कि बैंक की इच्छा के आधार पर मान्य होगा, यानी कि सरकार अपनी इच्छा से इनका पालन करेगी। समझ में आ गया? इसी के अलावा मौलिक कर्तव्य,
जब हमारा संविधान लिखा गया तो मौलिक कर्तव्यों का उसमें उल्लेख नहीं था, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया और ये रूस के संविधान से लिया गया है। समझ में आ गया? रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै में रखा गया है। मतलब भाग कौन सा? 4 का भी भाग कौन सा? कै। और इसका भी अनुच्छेद कौन सा? 51। और 51 का भी पार्ट कौन सा? कै के अंतर्गत रखा गया है। ये पहले 10 थे, परंतु अभी वर्तमान में 11 हैं। अब बेटा बात वही थी अधिकार और कर्तव्य। अधिकार आप कब प्राप्त करोगे? जब आपके कर्तव्यों का पालन आप करोगे। तो हमारे संविधान द्वारा कुछ हमको ऐसे कर्तव्य दिए गए हैं जिनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे प्रत्येक भारतीय जो होगा वो क्या? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज इनका सम्मान करेगा। सबसे बड़ा तो हमारे अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि का हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे। जब हमारे लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी थी और उसके लिए हमारे पास कुछ आदर्श थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके द्वारा जो आदर्श बनाए गए उनको कहाँ करें? हम अपने हृदय में संजो कर रखें। मतलब उनका किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या विरोध नहीं करें। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता को बनाए रखना भी हमारा परम कर्तव्य माना गया। देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब देश पर कोई आन आती है, देश पर कोई ऐसा, देश की स्वतंत्रता पे, देश की इज्जत पे, देश के सम्मान पे, उसके देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। देश की एकता, अखंडता आदि को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। और एक नैतिकता का भाव रखना हमारा परम कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, देखो सबसे मेन बात है पर्यावरण की रक्षा करना। इसलिए आपको कहा भी जाता है कि आप वृक्षों को ना काटें, है ना। कई बार कानून भी बन जाते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हमें अपने अधिकार स्वतः ही मिलते चले जाएंगे। ठीक है। और जैसे कि एक जो 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो 11वां प्रमुख मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में शामिल किया गया। उसके अंतर्गत शामिल किया गया है कि 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को माता पिता का फर्ज हो जाता है कि उसको विद्यालय में भेजें, है ना। ये हमारा कौन सा अधिकार है? कौन सा कर्तव्य है? 11वां कर्तव्य है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया। क्योंकि माता पिता का फर्ज है, क्या फर्ज है? बच्चों को शिक्षित और योग्य बनाए रखना। अभी तक आपको मुझे ज़्यादा मैं समझती हूँ, सारे अधिकार भी समझ में आ गए, नीति निर्देशक तत्व भी समझ में आ गए और मौलिक कर्तव्य समझ में आ गए। बेटा जिन बच्चों ने बुक्स कलेक्ट नहीं करी हो, प्लीज़ वो बुक्स कलेक्ट कर लो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। बहुत इजी चीज़ है। और दूसरी बात, बेसिक चीज़ है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है या आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली है, तो पॉलिटिकल साइंस विषय की, जैसे अपन छोटी क्लास में जाते हैं ABCD सीखते हैं, फिर आगे बात सीखते हैं, कक्का सीखते हैं ना, बारहगढ़ी सीखते हैं, उसका मात्रा। इसी प्रकार ये सारी बेसिक्स बातें हैं जो आप क्लास 10 तक भी पढ़ के आए हो। अब आप थोड़े स्टैंडर्ड में बड़े होगे तो आप 11th लेवल में पढ़ रहे हो। यही बात आज जब ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो पुनः पढ़ोगे और फिर इनमें क्या करोगे? जैसे अभी हमने सिंगल बात पढ़ी है, शॉर्ट रूप में पढ़ी, आप हर चीज़ को अनुच्छेद, धारा और भाग कै, भाग खे, इस तरीके से आप पढ़ोगे। तो ये आपका विषय का बेसिक ज्ञान है और इसका विस्तृत ज्ञान हासिल करने के लिए आपको अभी से ही कर्मठ बनना पड़ेगा। तो मैं आपका होमवर्क तो आपको लिख के सेंड कर दूँगी, बाकी आप अपने नोट्स स्वयं बनाइए।